नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। किसान भाइयों, सिंगाड़े की खेती अपने राज्य में बहुत से किसान भाई करते हैं और जिन किसान भाइयों ने इसकी रोपाई समय से कर दी थी, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है। तो इस समय फसल में खरपतवारों की अधिकता, पोषक तत्वों की कमी और कीट व्याधियों का प्रकोप होता है, जो कि फसल की बढ़वार को बाधित करते हैं। इसलिए आप सिंगाड़े की फसल में कौन कौन से कार्यों को किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर उल्फत सिंह धाकड़। किसान भाइयों, वर्तमान स्थिति की बात करें तो इस समय हमारी जो फसल सिंगाड़े की लगी हुई है, इसमें बारिश वृद्धि का समय चल रहा है और बारिश वृद्धि के कम से कम 15-20 दिन बाद इसमें पुष्पन की अवस्था आएगी और उसके बाद आपको फल लगने की समय आएगा। लेकिन किसान भाइयों, इस समय उनकी देखभाल का बड़ा विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बारिश वृद्धि के समय हमारे तालाबों में फसल के साथ में, सिंगाड़े के साथ में कुछ खरपतवार ऐसे हैं जो जलीय खरपतवार है, वो काफ़ी उनके साथ प्रतियोगिता करते हैं, जो पोषक तत्वों के लिए रोग, कीट, कई तरह की व्याधियां वो साथ में रखते हैं। तो हमें जो एक्वेटिक, हमारे जो जलीय खरपतवार हैं, उनको उससे निकालना है। और खास करके इस तरह का जो कार्यक्रम है, इसको हम मैनुअली या हमें हाथों से ही निकालना पड़ेगा, जिससे हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं हो। और हमें जैविक की तरफ इस पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हमें जो रासायनिक खरपतवार नाशक है उनका न प्रयोग करके हम इसे हाथ से ही निकालें, तो हमारी फसल बारिश वृद्धि के समय अच्छी बढ़वार करेगी। तो निश्चित है उसमें फूल भी अच्छे आएंगे, तो फल भी अच्छे लगेंगे। किसान भाइयों, अभी आपने जाना सिंघाड़े की फसल को खरपतवारों से कैसे मुक्त रखें। अब आइए जानते हैं सिंघाड़े की फसल की अच्छी पैदावार हो, इसके लिए उर्वरक प्रबंधन कैसे करें। किसान भाइयों, इसी के साथ में हमें जब हमारे खरपतवार और ये सब साफ हो जाएं, उसके बाद हमें पोषक तत्वों पर विशेष ध्यान देना है। क्योंकि वैसे तो हम उसमें आधार खाद के रूप में हमारा गोबर की खाद है और हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इस तरह के पोषक तत्व हम दे चुके होंगे। लेकिन इस समय हम फसल का निरीक्षण करना चाहिए, क्योंकि वानस्पतिक वृद्धि के समय जब हमारी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, उसमें पोषक तत्वों की कमी से कभी कभी फसल में पीली दिखती है, कि लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं। तो इस समय हमें पोषक तत्वों के लिए किसान भाइयों, हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व, उस पर भी विशेष ध्यान देना है। तो इसके लिए हमें सल्फर है, जिंक है, इस तरह के पोषक तत्वों का हमें प्रयोग करना ही है। साथ में हमें जो हमारा NPK जो 19-19 जो हमारा आता है, उसको 1 एकड़ के लिए 1 किलो बहुत पर्याप्त होता है। अगर उसको आप इस समय छिड़काव करते हैं तो हमारी फसल को पोषक तत्वों की पूर्ति भी हो जाएगी। और अगर इसका आपको प्रयोग करना है तो 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से का घोल बनाएं और इसका एक समान छिड़काव करें, तो निश्चित है आपकी फसल में अच्छी पुष्पन की अवस्था भी आएगी और फल भी अच्छी बनेंगे। किसान भाइयों, सिंघाड़े की फसल में कीट और रोग का भी बहुत अधिक प्रकोप होता है, जिससे फसल की बढ़वार और उत्पादन में काफी कमी हो जाती है। तो आप कैसे करें कीट और रोग की रोकथाम, आइए जानते हैं इस बारे में। इसमें फसल सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और खरीफ के मौसम में हमारी फसल सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सिंघाड़ा एक जल में उगने वाली फसल है और इस समय इसमें कई तरह के कीट लगते हैं। इसमें प्रमुख रूप से देखा जाता है लाल भृंग जो हमारा है, ये सिंघाड़ा भृंग जैसे नाम से जानते हैं, ये काफ़ी नुकसान करता है। ये इसकी 2-3 अवस्थाएं आप देखेंगे। इसका प्रोण भी नुकसान करता है। इसकी जो लार्वा है जो उसके डंठल के अंदर घुस जाती है, वो कभी कभी डंठल को इतना अंदर से खा जाती है कि डंठल की वजह से जब डंठल सड़ जाता है तो हमारा पूरा का पूरा जो उसका छत्ता है वो ज़मीन में, वो पानी में डूब जाता है और हमारा काफ़ी नुकसान होता है। तो इस तरह से किसान भाइयों, इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि भृंग का कितना आक्रमण है। जो हमारा सिंघाड़ा भृंग है, इसको विशेष रूप से देखना है आपको। उसकी जो सुरंगी जो लाल रंग की उसमें जो निकलती है, वो काफ़ी नुकसान करती है, उसको भी देखना है। कई बार हमारे फल भी लग जाते हैं, उसके अंदर भी छेद करके अंदर घुस जाते हैं, खाते हैं, तो ये नुकसान करता है। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें हो सके तो हम जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करें, क्योंकि ये एक खाने वाली फसल है और खास करके पानी में रहती है, तो हमारे डायरेक्ट संपर्क में आती है। तो इसके लिए हमें नीम का जो तेल है उसका 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के एक समान अगर आप छिड़काव करते हैं, तो आपको ये कीट हैं, जो व्याधि हैं, ये काफ़ी नियंत्रित हो जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आक्रमण हो जाए और हमारे प्रारंभ में हमने जैविक का प्रयोग नहीं किया है, तो हमें फिर रासायनिक दवाइयों की तरफ जाना पड़ेगा। रासायनिक दवाइयों में किसान भाइयों, हमें क्लोरोपाइरीफास जो हमारा कीटनाशक है, इसकी हो सके तो आप 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाएं और इसका आप एक समान छिड़काव करें, तो निश्चित है कि इसकी तीनों अवस्थाओं के कीड़े उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और हमारी फसल पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगी। किसान भाइयों, फसल सुरक्षा में जो हमारे कीट प्रबंधन के बाद में
एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है बीमारियों का। इसमें कई तरह की बीमारियां आती हैं, जिसमें प्रमुख रूप से देखने में आते हैं दहिया जो रोग है, पत्तियों पे आप देखो दही जैसे आकार का उस पर पत्तियों में जम जाता है, और ये कभी कभी इतना सफ़ेद रंग का जम जाता है कि इसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो काफ़ी बाधित हो जाती है। तो अगर प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपूर्ण रूप से नहीं हो पाएगी तो हमारे फूल और फलन पर काफ़ी इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसको नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। तो किसान भाइयों, इसके लिए अगर हो सके हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, इस तरह जो हमारी सिंघाड़े की फसल है उसका एकीकृत कीट प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन, रोग प्रबंधन, इस तरह से हम पूरे संपूर्ण पोषक तत्व प्रबंधन भी करते हैं। तो निश्चित है सिंघाड़े की फसल हमारी बहुत अच्छी होगी और बाजार में भी उसका ले जाकर के आप अच्छी से अच्छा लाभ कमा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। मौसमी सब्जियों में बात करें हरी मटर की, तो इससे बने व्यंजनों का स्वाद ही लाजवाब होता है, इसलिए इसकी बाजार में अच्छी मांग भी अधिक रहती है। तो आप कैसे करें हरी मटर की वैज्ञानिक खेती, इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, मटर की खेती हरी फली, साबुत मटर तथा दाल के लिए की जाती है। मटर की हरी फलियां सब्जी के लिए तथा सूखे दानों का उपयोग दाल और अन्य भोज्य पदार्थ तैयार करने में किया जाता है। हरी मटर के दानों को सुखाकर या डिब्बा बंद करके संरक्षित कर बाद में उपयोग किया जाता है। दलहनी फसल होने के कारण इसकी खेती से भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। हरी फलियों के लिए मटर की खेती करके कम समय में अधिक मुनाफा कमाने के लिए यह एक अच्छा विकल्प है। इसके अलावा अगली फसल के लिए खेत भी शीघ्र खाली हो जाता है। इसलिए आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं हरी फलियों हेतु मटर की खेती के बारे में। भूमि का चयन और तैयारी। किसान भाइयों, मटर के लिए उपजाऊ तथा जल निकास वाली मिट्टी सर्वोत्तम है। इसकी खेती के लिए मटियार दोमट और दोमट मिट्टियां उपयुक्त रहती हैं। सिंचाई की सुविधा होने पर बलुआर दोमट भूमियों में भी मटर की खेती की जा सकती है। अच्छी फसल के लिए मृदा का पीएच मान 6.5 से 7.5 होना चाहिए। खरीफ की फसल काटने के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई की जाती है। उसके बाद 2 से 3 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से की जाती हैं और प्रत्येक जुताई के बाद खेत में पाटा चलाना आवश्यक है, जिससे ढेले टूट जाते हैं और भूमि में नमी का संरक्षण भी हो जाता है। खाद और उर्वरक प्रबंधन। किसान भाइयों, मटर की अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का देना आवश्यक है। खेत की अंतिम जुताई के समय 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद या कंपोस्ट मिट्टी में मिला देना चाहिए। उर्वरकों की सही मात्रा का निर्धारण मृदा परीक्षण के आधार पर किया जा सकता है। दलहन फसल होने के कारण मटर में नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। हरी मटर के लिए 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम सल्फर तथा 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले खेत में मिला देना चाहिए, जिससे फसल की उचित पैदावार होती है। सब्जी वाली मटर की उन्नतिशील किस्में। किसान भाइयों, हरी फलियों का अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों की बात करें तो उनमें प्रमुख है अर्किल, बोनविले, जवाहर मटर 5, जवाहर मटर 83 इत्यादि। इन किस्मों की उपज क्षमता 9 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरी फलियां हैं। आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर बुआई कर सकते हैं। बीज की मात्रा और बीजोपचार। किसान भाइयों, बीज की मात्रा बोने के समय किस्म और बुआई विधि पर निर्भर करती है। इसके लिए स्वस्थ एवं प्रमाणित बीज की ही प्रयोग करना चाहिए। अगेती बोनी किस्मों के लिए बीज दर 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बीज तथा भूमि जनित बीमारियों से बीज एवं पौधों की सुरक्षा के लिए मैकोजेब दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार अवश्य करें। इसके बाद बीज को राइजोबियम कल्चर एवं पीएसबी कल्चर 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिस्से से उपचारित करें। छाया में सुखाकर सुबह या शाम को बुआई करना चाहिए। बुआई की उन्नत तकनीक। किसान भाइयों, हरी फलियों के लिए मटर की बुआई 20 सितंबर से 15 अक्टूबर तक करनी चाहिए। मटर की बुआई अधिकतर हल के पीछे कूड़ों में की जाती है। इसके अलावा मटर की बुआई के लिए सील ड्रिल का भी उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखते हुए बीज की बुआई 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के उपाय। मटर की फसल में रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण के लिए खरपतवारनाशी दवा
पेंडामिथालिन 3.3 लीटर को 1000 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 72 घंटे के अंदर छिड़काव करें, जिससे मटर की फसल में खरपतवारों का प्रकोप कम हो जाता है। इसके अलावा मटर की खड़ी फसल में खरपतवार नियंत्रण करने के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई कर फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें, जिससे मटर की फसल का उचित विकास हो सके। मटर की फसल में सिंचाई प्रबंधन। मटर की फसल से अच्छी उपज लेने के लिए मिट्टी के प्रकार को देखकर फसल की जरूरत के हिसाब से सिंचाई करना चाहिए। जहां तक संभव हो सके तो सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर विधि का प्रयोग करें या फिर खेत में 3 मीटर की दूरी पर नालियां बनाकर रिसाव पद्धति द्वारा सिंचाई करें। मटर में हमेशा हल्की सिंचाई करनी चाहिए। अधिक पानी होने पर फसल पीली पड़कर सूख जाती है। किसान भाइयों, इन सभी बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप हरी मटर की खेती करते हैं तो आपको अधिक और गुणवत्ता युक्त मटर की हरी फलियों की प्राप्ति होगी। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने अदरक की खेती की है, उनकी फसल में अभी उकठा रोग की समस्या देखने में आ रही है। ऐसे में सही समय पर उकठा रोग की पहचान कर रोकथाम के लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर उदय कुमार प्रसाद से। किसान भाइयों नमस्कार। आप अब हल्दी और अदरक खेत में लगा चुके हैं। कभी कभी देखते हैं कि खास करके बरसात के समय, बरसात जब खत्म होने लगता है तो इसमें कई तरह के पत्ती पीले पड़ने लगते हैं, ऊपर से मुरझाने लगते हैं, खास करके अदरक में, कभी कभी हल्दी में भी। वैसा नहीं, कभी कभी होता है कि बरसात के समय में, इस साल ज़्यादा बरसात हुई है तो होता है कि पानी जमने लगता है। पानी जमने लगेगा तो बीमारी का प्रकोप बढ़ेगा। कुछ कीड़े भी का ज़्यादा उत्पन्न हो जाते हैं बरसात के समय में और नुकसान पहुंचाते हैं। जीवाणु उकठा रोग, इस रोग के कारण तने पर जमीन की सतह के पास जल सिक्त धब्बे या पतली लंबी धारियां दिखाई देती हैं। प्रभावित तना व प्रकंद चिपचिपा हो जाते हैं तथा उनसे दुर्गंध आती है। तने को आसानी से खींचकर प्रकंद से अलग किया जा सकता है। यदि प्रभावित प्रकंद के एक छोटे टुकड़े को साफ पानी में थोड़ी देर रखें तो पानी का रंग गंदला या दूधिया हो जाता है। तो अगर बीमारी का लग रहा है आपको तो इसके लिए दवा है कि कार्बेंडाजिम बाजार में, अगर रासायनिक दवा किसान भाई देना चाहते हैं तो कार्बेंडाजिम 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के, जो विभिन्न नामों से बाजार में उपलब्ध है, 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के इसका छिड़काव करेंगे और 1 सप्ताह के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करेंगे तो आपका जो कुछ बीमारी है उसका नियंत्रण हो जाएगा। दूसरा ध्यान रखना है कि इसको बीजोपचार करें। तो कार्बेंडाजिम 2 ग्राम पानी में घोल के उसमें कम से कम आधा घंटा उसको डुबाएं और फिर छाया में रहने दें 1 घंटा, कम से कम 1 से 2 घंटा, उसके बाद ही लगाएं। नियंत्रण उपायों में बीज कंद का रोग से मुक्त क्षेत्रों से चयन करना चाहिए। अदरक की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाले खेतों में करना चाहिए। जिन खेतों में बीमारी लगातार आ रही है वहां 5 वर्षीय फसल चक्र अपनाएं। बुवाई के समय अदरक के प्रकंदों को ट्राइकोडर्मा हर्जियानम से 6 से 8 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल उपचारित करें। यदि जीवाणु म्लानी रोग का प्रकोप होता है तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम दवा का प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। प्रकंदों को उठे हुए मेढ़ों पर लगाना चाहिए ताकि जमे हुए पानी से प्रकंद व्याधित ना हो। खेत को साफ सुथरा रखना चाहिए तथा बुवाई के समय पौधों के बीच उचित दूरी रखनी चाहिए। रोग ग्रसित पौधों को प्रकंद सहित उखाड़ कर नष्ट कर दें तथा उस स्थान की मिट्टी को ट्राइकोडर्मा हर्जियानम 8 से 10 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल अथवा रेडोमिल 0.25% के घोल से तर कर दें। उर्वरा शक्ति नहीं होने के कारण मिट्टी में पौधे कमजोर होते हैं, उसके चलते भी कीड़े बीमारी का प्रकोप ज़्यादा से ज़्यादा होता है। अगर आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा तो उसका प्रभाव कम होगा, नहीं के बराबर होगा, तो नुकसान कम होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा, फायदा ज़्यादा ले सकते हैं। धन्यवाद। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती बाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के मौसम विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर रायपुर, कबीरधाम, दुर्ग और इनके आसपास के जिलों के किसानों को सलाह दी जाती है। कोरोना कोविड-19 के गंभीर फैलाव को देखते हुए कृषि कार्यों को करने के दौरान
भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, सही अंतराल पर साबुन से हाथ धोना एवं एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है। किसान इन सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। कुछ स्थानों पर सोयाबीन की फसल कटाई योग्य तैयार हो गई है, इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सोयाबीन की फलियों के चटकने से होने वाले नुकसान को बचाने तथा वर्षा से सोयाबीन की बीज की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु शीघ्र अतिशीघ्र सोयाबीन की फसल की कटाई करें और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर तारपोलिन से ढक कर रखें। सोयाबीन की थ्रेसिंग के उपरांत बीजों को 10 से 12% नमी रहने तक सुखाएं। इसके बाद सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। इस समय धान की फसल में झुलसा रोग का प्रकोप हो सकता है। इस रोग की प्रारंभिक अवस्था में निचली पत्तियों पर बैंगनी रंग के धब्बे पड़ते हैं, जो धीरे धीरे बढ़कर आँख या नाव के आकार के समान चौड़े होने लगते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए टेबुकोनाजोल 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। धान की फसल में इस समय जीवाणु झुलसा रोग एवं शीत ब्लाइट रोग का लक्षण दिखाई दे रहा है। ऐसे में खेत से जल निकास की उचित निकासी करें एवं पोटास 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मध्यकालीन फूल गोभी की पौध तैयार हो गई हो तो उसका रोपण शीघ्र करें एवं रोपण से पूर्व पौधों को फफूंदनाशी दवा से उपचारित करें। फल वृक्षों जैसे संतरा, अमरूद आदि को वर्षा काल समाप्त होने की स्थिति में अपने बागीचों में पौधों पर बोडो पेस्ट या बोडो मिश्रण 1% के घोल का छिड़काव करें। पशुओं की साफ सफाई का ध्यान रखें एवं उन्हें साफ पानी पिलाएं। इसके साथ ही इनके आहार में हरे चारे का समावेश करें। आगामी रबी मौसम हेतु हरे चारे के लिए बरसीम की बुआई करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव नगरिया, जिला टीकमगढ़ से विवेक नागौरी ने। आप तिल की फसल में फलीछेदक कीट की रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं, तो विवेक जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई, आपके खेतों में अभी खरीफ में जो लगा था तिल, इसमें अभी आपका फली लगना शुरू हो गया। फली में आपका पॉड बोरर लगने की संभावना है। फली छेदक कीट की लट सबसे अधिक फूलों को हानि पहुंचाती है। ग्रसित फूलों के संपुट नहीं बनते हैं। अगर संपुट बनते भी हैं, तब सुंडियां उसमें छेद कर बीज को खा जाती हैं। तिल में फली छेदक कीट का प्रकोप प्रायः मध्य जुलाई से अक्टूबर तक रहता है। इस कीट से सर्वाधिक हानि अगस्त माह के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर माह तक जब फूल आते हैं तब होती है। कीट की सक्रियता के समय वर्षा की तीव्रता अधिक होने पर कीट की संख्या में कमी भी हो सकती है। तो आप सभी थोड़ा अलर्ट हो जाएं, क्योंकि पॉड बोरर उसमें फली में कीड़ा घुसेगा और उसका फली को नुकसान कर देगा। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है कि या तो ऑर्गेनिक विधि से उसको रोक लें, जैसे नीम का तेल है, 1 लीटर पानी में 5 ml घोल बना करके उसको छिड़काव करेंगे 2 बार, तो रुकने की संभावना रहता है। इस कीट की रोकथाम के लिए बीजों को बुआई से पूर्व इमिडा क्लोरोपेड 70 WS 7.5 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। इसके बाद ही बीजों की बोनी करें। तिल के साथ मूंग की मिश्रित खेती करने से पत्ती एवं फल छेदक कीट का प्रकोप कम होता है एवं कुल पैदावार में भी बढ़ोतरी देखी गई है। इस कीट के नियंत्रण के लिए कीट ग्रसित पत्तियों एवं पौधों को एकत्रित कर खेत से बाहर ले जाकर जला देना चाहिए। फसल में यदि 10% या इससे अधिक पौधों पर इस कीट का प्रकोप हो रहा हो तो क्यूनालफास 25 EC 1 लीटर या कार्बोरेल 50 WP घुलनशील चूर्ण
2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करना चाहिए। अगर आपके पास नीम का तेल नहीं है तो वहाँ पर आप कोशिश करेंगे क्यूनाल्फास 25 EC का 1.25 लीटर आपको प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव की ज़रूरत पड़ेगा, या आप जो है फ्लुवेंडामाइड जो है 1 ml पर लीटर की दर से, स्पाइनोफेड ये 1/2 ml 4 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं, या इमिडाक्लोरोपिड जो है आप 3 ml दवा को 10 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें तो आपका जो है ये तिल का जो पॉड बोरर रुक जाएगा। और इसके लिए आप थोड़ा अलर्ट हो जाएं तो कोशिश करें कि आप जो है ऑर्गेनिक विधि से भी रोक सकते हैं नीम के तेल के थ्रू। अगर नीम का तेल उपलब्ध नहीं है तो ये जो दवाइयाँ बताई जा रही हैं क्यूनाल्फास या मिथाइल डिमोक्रोन या आपका स्पाइनोडेस या फ्लुवेंडामाइड जो है, इन सब दवाइयों को प्रयोग करके आप बढ़िया ढंग से उसको तिल का पॉड बोरर को रोक सकते हैं। तो आप अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने खेतों में देखें कि वहाँ पर पॉड बोरर लग रहा है तो उसको तत्काल रोका जाए। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।